मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम मैथ्स में ज्यामिति स्टार्ट करेंगे, ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि जब आप मेरे साथ मैथ पढ़ते हैं तो हम जीरो से स्टार्ट करते हैं और जीरो से स्टार्ट करते हुए आपको हम उच्चतम स्तर की तरफ ले जाते हैं। जीरो से स्टार्ट करते हुए जब आप उच्चतम स्तर की तरफ मेरे साथ बढ़ते हो तो आप उस दौरान बहुत सी चीज़ें मुझसे सीखते हो। बहुत सी चीज़ें जो आपको आती होती हैं पहले से, उनको आप थोड़ा सा सिस्टमैटिक करते हो और इस प्रक्रिया में आप में मैथ की समझ विकसित होती है और वही मैथ की समझ आपके लिए गणित को सबसे आसान बना देती है। आप सभी मैथ्स को उतना आसानी से समझ सकते हैं जैसे आप अपने दोस्त से, फ्रेंड से बात करते हैं, एक दूसरे की बातें समझते हैं, उतना आसान मैथ हो सकती है। 70% क्वेश्चन आप मौखिक कर सकते हैं। बस इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ें। बेटा मैथ में 2-4 चीज़ें ही हैं, वो अगर आप ठीक से समझ जाएं तो आप बिल्कुल मौखिक मैथ लगाएंगे और आपको मैथ अनुभव होने लगेगी, उसकी फीलिंग आपको मैथ की लगेगी। हाँ, सवाल ये लगेगा तो ऐसे ही क्यों लगेगा, या इस क्वेश्चन का आंसर ऐसा क्यों आएगा, तो इस स्तर को आप प्राप्त कर सकते हो मैथ में। तो इसके लिए हमें एक प्रोसेस से गुजरना होगा, एक स्ट्रेटजी के तहत आगे बढ़ना होगा। तो आज की क्लास हमारी एक इंट्रोडक्शन क्लास है। इसमें हम आपको समझाएंगे कि कैसे आप मेरे साथ मैथ सीखेंगे और ज्योमेट्री खास करके, क्योंकि ज्योमेट्री का सेक्शन हम इसमें प्रारंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको समझाएंगे कि आप मेरे साथ मैथ कैसे सीखेंगे, आप मेरे साथ कैसे पढ़ेंगे, फिर ज्योमेट्री पर भी चर्चा करेंगे। ज्योमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चन जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आज की क्लास में हम लगवाएंगे और आप देखेंगे कि उनके उत्तर आपको दिखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप मेरे साथ मैथ कैसे पढ़ेंगे, तो इसके लिए जो बेटा पुराने बच्चे हैं वो जानते हैं और जो नए बच्चे हैं वो आज समझ लें कि आपको मैथ, मैंने कहा ना, एक प्रोसेस के तहत आगे बढ़ोगे तो मैथ बहुत आसान लगेगी, कहीं कठिन लगेगी नहीं। तो इसके लिए मैंने पूरी मैथ को कुछ सेक्शंस में बांट रखा है। जैसे सेक्शन जैसे बात करें तो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, सेक्शन ई और सेक्शन एफ। इसके भी आगे, एफ के आगे भी सेक्शन हो सकते हैं। तो ऐसे सेक्शंस में बांट रखा है। अब इन सेक्शंस में क्यों बांटा है, आप अभी 1 मिनट में ही यहीं से आप समझने लगोगे कि हाँ, इसका रीजन है बांटने का। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेक्शन ए की बात करते हैं। तो सेक्शन ए में मैंने एक मेरा कॉन्सेप्ट है मानक का कॉन्सेप्ट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये पूरी मैथ में आपको हेल्प करता है। तो मानक का कॉन्सेप्ट उसमें मैंने बताया है। ये सेक्शन ए में आपको वीडियो मिल जाएंगे, उसको आप देखिएगा। अन्य महत्वपूर्ण नियम भी इसमें आपको मिल जाएंगे या भविष्य में और हम उसमें डालेंगे। और औसत चैप्टर को इस सेक्शन में मैंने डाल दिया है। इसका कोई विशेष कारण नहीं था। औसत एक इकलौता चैप्टर है, इसका दूसरे चैप्टर से बहुत ज़्यादा संबंध नहीं है। आप इस बात को भी समझ जाएंगे, जो मैंने कहा है बहुत ज़्यादा संबंध नहीं है। तो इसको मैंने सेक्शन ए में डाल दिया है। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत समझने योग्य चैप्टर है। हाँ, सेक्शन बी से मैंने सेक्शन वाइज इसको क्यों बांटा है आप समझने लगेंगे। सेक्शन बी में बेटा रेशियो चैप्टर है आपका। ये बेटा जो रेशियो चैप्टर है, आप जानते हो मैथ में रेशियो का, प्रतिशत का, भिन्न का बहुत महत्व है। तो रेशियो चैप्टर की समझ आपको अच्छे से आ जानी चाहिए और इसी रेशियो चैप्टर पर आधारित है एज, आधारित है पार्टनरशिप साझा और आधारित है मिश्रण। इसीलिए अगर आपको रेशियो चैप्टर आता है तो ये सभी चैप्टर आसानी से समझ में आ जाएंगे। इसीलिए मैंने इनको सबको एक सेक्शन में रखा है। अगर आपको रेशियो सेक्शन नहीं आता है तो आगे के चैप्टर जो हैं इस सेक्शन के, ये बेकार पढ़ने। तो रेशियो चैप्टर मेन है। इससे भी ज़्यादा और स्पष्ट हो जाएगा सेक्शन सी में। मैंने सेक्शन सी में रखा बेटा परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस,
है ना, प्रॉफिट एंड लॉस, और डिस्काउंट एंड SI एंड CI, ये चैप्टर रखें। आप सभी बच्चे जो थोड़े भी दिन तैयारी किए होंगे तो आप इस बात से सहमत होंगे कि अगर आपको प्रतिशत आ गया अच्छे से तो आपके लिए फिर सारे ये चैप्टर बिल्कुल आसान हैं। और अगर कहा जाए कि प्रतिशत का ही इन सभी चैप्टर्स में यूज है तो इसलिए मैंने इसको एक सेक्शन C में रखा है। ठीक, अब सेक्शन D की बात करें तो इसमें बेटा टाइम एंड वर्क है। बेटा टाइम एंड वर्क है एंड टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस है, नाव और धारा है, रेलगाड़ी है, ये सब चैप्टर हैं। इनको एक में रखने का कोई बहुत ज़्यादा ऐसा ऊपर जैसा कारण नहीं है, लेकिन हाँ ये सब एक जैसे चैप्टर हैं तो इनको मैंने सेक्शन D में रखा है। अगली बात करें सेक्शन E की, तो इसमें बेटा नंबर सिस्टम के सभी चैप्टर आपको डाल दिए हैं मैंने, मतलब यह, और इसमें बढ़ते रहेंगे आगे। तो नंबर सिस्टम के चैप्टर इसमें आपको सभी मिल जाएंगे, सरलीकरण है, भिन्न है, वर्गमूल है, घनमूल है, इसमें आपको सब मिलेंगे। सेक्शन F में आपको मैंने ज्योमेट्री रखा है, जो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ज्योमेट्री रखा है। सेक्शन F में ज्योमेट्री रखा है। अब इसके आगे सेक्शन और हो सकते हैं, आगे आपको और सेक्शंस में आपकी बाकी जो चीज़ें हैं वो मिलती रहेंगी, जैसे ट्रिग्नोमेट्री है और अन्य चीज़ें हैं। ठीक, तो एक तो बेटा ये होगा कि सेक्शन वाइज मैथ को बांटा, क्योंकि इसी रणनीति से आप सीख सकते हो कि बिना प्रतिशत की समझ प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, SI CI नहीं समझ सकते। तो ये तो आपको कोशिश कीजिए सेक्शन वाइज मेरे साथ बढ़िए। लेकिन मान लीजिए इस समय मेरे साथ कोई नया बच्चा जुड़ रहा है जो सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C अभी नहीं उसने पढ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार नहीं भी पढ़ोगे तब भी काम चलेगा सेक्शन D, लेकिन ये पूरी मैथ की समझ के लिए आवश्यक है। तो आप 2 टाइम निकालिए, एक टाइम ये जो पीछे वाले हैं सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, ये देख डालिए चैप्टर वाइज, और एक तरफ मेरे साथ ज्योमेट्री इस समय आप शुरू कर दो पढ़ना। ठीक, तो एक तो बात हो गई बेटा सेक्शन वाली बात। तो आपने मैथ को पूरी सेक्शंस में समझ लिया कि कैसे, और इसका रीजन क्या है, बहुत महत्वपूर्ण रीजन है। तो इस प्रकार से सेक्शन में बांटा। तो आपको ज्योमेट्री मुझे इस सेक्शन में पढ़ाना है, जिसे हम कहेंगे सेक्शन F, ज्योमेट्री इसमें पढ़ाएंगे। ठीक, अब दूसरी की बात कर लेते हैं बेटा। दूसरी बात ये है कि बैच बेटा 2 टाइप के होंगे, एक होगा फाउंडेशन बैच। बेटा फाउंडेशन बैच के जो वीडियो होंगे उसमें आपको मैथ हम समझाएंगे, 0 से लेकर आपको समझाने का प्रयास करेंगे और उच्चतम स्तर तक आपको लेकर जाएंगे। और मेरे पढ़ाने का ये ढंग होगा, और फाउंडेशन बैच का मतलब ही यही है, किसी भी परीक्षा का जो वनडे एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे SSC हो, चाहे रेलवे हो, चाहे आपका UP टेट, सुपर टेट, SSC GD एंड UPP एंड UPSI या CPO जो भी है, सबके लिए ये महत्वपूर्ण, क्योंकि फाउंडेशन बैच की वीडियोस हैं। तो फाउंडेशन बैच में आपको मैथ की समझ उत्पन्न करनी है, वो आप करेंगे। तो ये आपका फाउंडेशन बैच है, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये फाउंडेशन बैच है। इसकी प्रतिदिन आपको वीडियो 8 PM पर मिल जाएगी, 8 PM पर मिल जाएगी। और मैं अभी इसमें ज्योमेट्री शुरू कर रहा हूँ। सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C में देख लीजिए, वो जरूरी है उनको समझना। ठीक है, तो 8 PM पर प्रतिदिन आपको वीडियोस देखनी है। एक सेक्शन शुरू कर दीजिए, या इस समय आप ज्योमेट्री में पढ़ा रहा हूँ तो ज्योमेट्री से जुड़े हो तो इसका एक रोज़ वीडियो मिल जाएगा। पिछला सेक्शन छूटा है तो उसके लिए भी 1 घंटा निकालिए और लगातार देखिए। आप प्रतिदिन 8 PM पर या उसके थोड़ा बाद 8:30 या आप 9 कर सकते हैं, तो 8 PM पर प्रतिदिन आप अपना एक शेड्यूल बना लीजिए। आप उस निश्चित समय पर अपने स्टडी रूम में आ जाइए। क्योंकि बेटा अगर आपने सोचा कि किसी दिन हम पढ़ लेंगे, एक साथ पढ़ लेंगे, वो तो एक दिन या किसी दिन कभी नहीं आता है, और आप रेगुलर नहीं होंगे तो कुछ भी संभव नहीं है। तो सबसे पहले एक निश्चित समय कीजिएगा। 8 PM पर आपको मेरी रोज़ वीडियो एक मिल जाया करेगी। इस समय ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ, तो 8 PM पर मिल जाएगी। आप उसके थोड़ा सा आसपास समय बना लीजिए, 8:30 9 तक बना लीजिए और उसको पढ़िए रेगुलर। नंबर 1। नंबर 2, जब आप मेरे साथ, मेरी भले ही वीडियो आप देख रहे हैं,
लेकिन जब अगर मैं उसमें कहूँ, क्लास में बोलूँ कि आपको समझ में आ गया, तो उत्तर ज़रूर दीजिए हाँ समझ में आ गया। नहीं आया तो ये भी बोल सकते हो, और आप थोड़ा पीछे जाके बैक कर लीजिए, वीडियो देख लीजिए, समझ में आ जाएंगी चीज़ें। क्योंकि हम उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे जो आपके मन में उठ सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। हाँ, आपको धैर्यपूर्वक चीज़ों को समझना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। कोई ज़रूरी नहीं इस समय आपका क्वेश्चन आए तो अभी आपके दिमाग में आए तो वो आखिरी तक कहीं ना कहीं आपको उसका हल मिल जाएगा। तो इस प्रकार से बेटा देखना है। आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हो, हम बाद में उस पर ध्यान देंगे। बेटा लाइव क्लास इसलिए नहीं रखी क्योंकि अभी कुछ सुविधाएं भी नहीं हैं, जैसे बोर्ड उसमें स्मार्ट बोर्ड होना चाहिए या कुछ, तो उसमें ज़्यादा आसानी से हो जाता है। और दूसरी चीज़, मुझे नहीं लगता लाइव क्लास का कोई ज़्यादा मतलब है, क्योंकि अगर बेटा 50 बच्चे, मान लीजिए मिनिमम 50 बच्चे भी अगर लाइव क्लास में किसी की पढ़ें तो हर बच्चे के प्रश्न का उत्तर देना संभव नहीं होता है। बस सिर्फ नाम लेने से, एक वो तो छोटे बच्चों जैसी आदत होगी कि आपका नाम ले लिया तो आप खुश हो गए। तो बेटा बिल्कुल हम भी आपका बाद में कमेंट देखेंगे, बाद में सब चीज़ें देखेंगे और उनका उत्तर भी देने का प्रयास करेंगे, उन बातों को अपने अगले पाठ्यक्रम में शामिल भी करेंगे। तो आप बिल्कुल कमेंट दीजिए। और तीसरी चीज़ बेटा, हम उन टीचर्स में नहीं हैं कि जो हर समय आपसे कहेंगे शेयर कीजिए कीजिए वो कीजिए, नहीं। आप 1-2 वीडियो देखिए, अच्छे लगते हैं तो जब भी वीडियो देखें उसके शुरुआत में ही आप अपना शेयर वेयर वाला काम कर दीजिएगा। अच्छे बच्चों तक बातें पहुंचनी चाहिए, वो आपके लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है। क्योंकि बेटा मैं अगर आपके लिए मेहनत करता हूँ निःशुल्क, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो प्रोत्साहन होना चाहिए। आपकी संख्या हमें एक बल देगी और हमें और ज़्यादा मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। तो शेयर करना, लाइक करना एंड कमेंट करना, ये भी सब बहुत ज़रूरी रहेगा। तो इस प्रकार से बेटा मुझसे जुड़ना है एक निश्चित समय पर। अब बात करते हैं आज के सेक्शन की, और आज का सेक्शन है सेक्शन एफ, जिसे हम ज्योमेट्री कहेंगे। ज्योमेट्री हम शुरुआत करेंगे और ज्योमेट्री में हम 0 से स्टार्ट करेंगे और उच्चतम स्तर को प्राप्त करेंगे। आप देखेंगे कि ज्योमेट्री मैथ का बहुत आसान पोर्शन है, बहुत आसान पोर्शन है ज्योमेट्री। सवाल देखने से लगते हैं, वैसे तो पूरी मैथ ही आसान है, ज्योमेट्री उसमें भी सबसे आसान है। लेकिन आपको धैर्यपूर्वक चीज़ों को समझना पड़ेगा। आपको पहले रेखा और कोण, फिर आपका ट्रायंगल, फिर आपका त्रिभुज, फिर आपका चतुर्भुज, बहुभुज, फिर आपका वृत्त, फिर आपका उधर जाएगा मेंसुरेशन में 2D, फिर मेंसुरेशन में 3D। और आप उन क्वेश्चंस को देखेंगे कितनी आसानी से होंगे। तो आज बेटा हम आपको कुछ खास नहीं पढ़ाने जा रहे हैं, उन क्वेश्चंस को आपके सामने ले रहे हैं जो आप देखेंगे। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो मेरे साथ देखना, समझने की कोशिश करना कि उत्तर कैसे उनका मौखिक दिखता है। और अगर पहले से आप तैयारी नहीं कर रहे, नए हैं, तो कोशिश करना इतना सिर्फ समझने की, हाँ आसानी से उत्तर आ रहा है। और निश्चित रूप से आप मुझसे 1 महीना जुड़े रहोगे तो देखोगे कि कैसे चीज़ें आपको मौखिक समझ में आती हैं। एक आवश्यक बात बेटा और कह देते हैं कि जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो तो उसका एक चैप्टर पढ़ते हो, दूसरा चैप्टर पढ़ते हो, तीसरा चैप्टर पढ़ते हो, तो जब पूरा पढ़ जाते हो तो आपकी एक विस्तृत उस पर समझ विकसित हो जाती है। तो ज्योमेट्री में भी ये है कि ज्योमेट्री में आप अगर रेखा और कोण पढ़ लीजिए तो उससे कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं होने वाला। आप त्रिभुज पढ़ लेंगे, आप चतुर्भुज पढ़ लेंगे, वृत्त पढ़ लेंगे, और आपके जब क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में आएंगे तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें ट्रायंगल की भी प्रॉपर्टी लगेगी, जिसमें चतुर्भुज की भी प्रॉपर्टी लगेगी, जिसमें वृत्त की भी प्रॉपर्टी लगेगी, जिसमें एकांतर कोण की भी प्रॉपर्टी लगेगी। तो मेरे कहने का मतलब है, जब आप धीरे धीरे चीज़ें सीखते हो और सब चीज़ें सीख जाते हो तो आप एक परीक्षा के लिए तैयार हो जाते हो। तो आप शुरुआत में अगर बिल्कुल प्रारंभिक स्थिति में कभी तैयारी नहीं की है तो शुरुआत में कुछ क्वेश्चन आपको नहीं लगेंगे, क्योंकि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो केवल एक चैप्टर से नहीं होते, एक टॉपिक से नहीं होते हैं, वो पूरे उस विषय की समझ से होते हैं। जैसे ज्योमेट्री की बात करें तो पूरे ज्योमेट्री की समझ से हो सकते हैं और बड़ा आसान क्वेश्चन होंगे। और अगर सब बातें आपको आती होंगी तो निश्चित रूप से आप कर लेंगे। तो बात मेरी समझ गए होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं
आज आपको कुछ क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं और देखना, मेरी बातों को समझने का प्रयास करना। तो आपका इसमें जो पहला टॉपिक ही रहेगा रेखा कोण रहेगा। तो उसमें ये ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं कि दो पूरक कोणों का अनुपात 11:19 पूरक कोण। अब सबसे पहले जब आप मेरे साथ पढ़ेंगे, आज मैं बेटा पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको, इन चीज़ों को समझ में ना आए तो कोई अपने अंदर निराशा नहीं लाना, इसलिए क्योंकि मैं इन कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से आपको आगे समझाऊंगा। आज सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूँ कि देखिए कितनी आसानी से हो जाती हैं चीज़ें। तो बेटा इन पूरक कोण का क्या मतलब है? पूरक कोण का मतलब होता है ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब अगर दो कोणों का योग 90 है तो वो एक दूसरे के पूरक या कोटि पूरक कहलाते हैं। आप ज़्यादा परिचित होंगे कोटि पूरक से, तो वही कोटि पूरक की बात कर रहा है। और बेटा आप इतना सिर्फ अब देखिए इस टॉपिक में समझ आपकी क्या है? आपकी समझ है कि दो कोटि पूरक कोणों का योग 90 होता है। और इसमें अब अनुपात की समझ मैंने बताया था, अनुपात बहुत जरूरी है, प्रतिशत बहुत जरूरी है, भिन्न सब जगह बहुत जरूरी है। तो यहाँ देखिए अनुपात आ गया, तो अनुपात का मतलब है एक कोण अगर 11 है तो एक कोण बेटा 19 है। अब इसमें अगर आप मुझसे मानक का कॉन्सेप्ट पढ़े हो नहीं पढ़े तो सेक्शन ए में जाइए और वहाँ मानक का कॉन्सेप्ट देखिए। मानक का कॉन्सेप्ट मतलब होता है एक हिसाब दिया होता है, तो एक हिसाब दिया है कि एक इसका एंगल है 11 और एक एंगल है इसका 19, दोनों का योग देखिए कितना हुआ 30। ये तो इस हिसाब में है, असली में कितना है? असली में होता है 90। मामला कितने गुने का है? मामला है 3 गुने का। तो इस प्रकार से इधर का बेटा सब मामला 3 गुना है, तो इधर जो 11 है वो बेटा 33 होगा, जो 11 है वो 33 होगा, और जो 19 है वो 19 × 57 होगा। इसने कहा है बड़ा वाला कोण बताइए, बड़ा वाला कोण बताइए, तो बड़ा वाला कोण हो गया 57। मैं बिल्कुल जल्दी में करवा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं समझा नहीं रहा हूँ, लेकिन जो बच्चे थोड़ी सी बातें समझते हैं वो इस बात को समझ गए होंगे कितनी आसानी से। उसने एक हिसाब दिया है कि एक कोण भैया अगर 11 है तो दूसरा कोण आपका 19 है। अब हम इन दोनों का योग क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि योग ही असली में दिया है 90 है। कहाँ दिया है? आपको यही तो पढ़ना है कि पूरक कोण क्या होते हैं, कोटि पूरक कोण क्या होते हैं। कोटि पूरक कोण वो होते हैं जिनका योग 90 होता है। तो असली में 90 होता है, इस हिसाब में 130 है, तो 30 × 90, यहीं से पता चलता है 3 गुने का मामला मौखिक दिखता है। ये 11 × 33 है, ये 19 × 57 है। बात समझ गए? बिल्कुल आप धैर्यपूर्वक बेटा मेरे साथ जुड़े रहिए। 1 महीने में आपको खुद नहीं, आप विश्वास नहीं करेंगे अपने पर कि आपको इतनी अच्छी मैथ आ जाएगी। आपको लगेगा कि मैथ को समझना सिर्फ नहीं होता, उसे अनुभव करना होता, उसे फील करना होता। दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें बेटा भिन्न का यूज है। Q1 Q2 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, बेटा एक दूसरे के कैसे कोण हैं? पूरक कोण हैं, जिन्हें कोटि पूरक कहते हो। मतलब Q1 and Q2 इज इक्वल टू 90। अब ये समीकरण नहीं बनाना मेरा उद्देश्य, आपको सिर्फ इतनी समझ होनी चाहिए कि Q1 और Q2 का योग 90 है। ठीक, नंबर 1। अब बेटा भिन्न का उपयोग देख लो। Q1 अपने संपूरक कोण का 9/11 गुना है। भिन्न सदैव किसी के सापेक्ष होती है, और यहाँ भिन्न सापेक्ष है 9/11 गुना किसका? संपूरक कोण का। तो यहाँ सापेक्ष है संपूरक कोण के, तो मतलब अगर इसका संपूरक कोण बेटा, संपूरक कोण अगर 11 है, संपूरक कोण अगर 11 है, तो जिसका संपूरक है मतलब वो कोण Q1 अपने संपूरक कोण का, तो सापेक्ष है संपूरक कोण के। संपूरक कोण 11 है, तो बेटा ये Q1 कितना है? Q1 9 है। बोलो बात समझ में? अब एक बात बताइए, संपूरक का मतलब होता है दोनों कोणों का योग 180 होता है। तो ये बेटा Q1 और इसका संपूरक कोण 11, इनका दोनों का योग यहाँ कितना है? 20। असली में कितना है? 180। मामला कितने गुने का है? 2 × 9 = 18, 9 गुने का है। बोलो कितने गुने का है? 9 गुने का है। बेटा मामला 9 गुने का है, तो आपका ये जो एंगल होगा ये आपका 11 × 9 = 99 होगा, और जो ये होगा बेटा, ये होगा बेटा, ये 9 × 9 = 81 होगा, और ये 11 × 9 = 99 होगा। बात समझ पाए? बेटा सिर्फ भिन्न का यूज है। और अगर इन चीज़ों में दिक्कत है तो जाइए सेक्शन ए में, प्लेलिस्ट में जाइए, सेक्शन ए ढूंढिए, मानक का कॉन्सेप्ट है, वहाँ मैंने सब समझाया। तो यहाँ संपूरक कोण 11 है,
उसका जो संपूरक, इसका ना Q1 का संपूरक कोण 11 है, तो वो 11 है, तो Q1 9 है। दोनों का योग 90, असली में दोनों का योग 180 होगा। क्यों भाई, संपूरक कोणों का योग 180 होता है। तो मामला कितने का है, 9 गुने का है, अर्थात ये 81 है Q1 और उसका संपूरक कोण 99। हमें संपूरक कोण से मतलब नहीं है, Q2 से मतलब है। अब बेटा अगर Q1 81 है और Q1 और Q2 दोनों 90 थे, तो इसका मतलब हुआ कि Q2 बेटा कितना है, 9 है, और यही आपका उत्तर है। बात समझ पाए? अच्छे से समझिएगा, मैं आज आपको समझा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि देखिए कितनी आसान। ये बेटा कुछ नहीं लिखना पड़ता, थोड़ा आपको समझाने के लिए थोड़ा लिख रहे हैं, नहीं तो क्या लिखने की जरूरत है। यहां आपको दिखता है 11 संपूरक एंड Q1 9, दोनों को योग 20, असली में कितना 180, 2 नाम 18, 9 गुने का मामला। तो यानी कि Q1 कितना 81, अगर Q1 81 तो Q2 कितना 9, क्योंकि दोनों का योग है 90। बात समझ कर इस सवाल को बेटा समझो। इसमें आप देखिए बच्चे मेरे साथ कि इसमें कहता है दिए गए चित्र में PQRS के समांतर है, पैरेलल है। PQ समांतर है इसके, ठीक। AEF 95 है, ठीक, ये 95 है बेटा, एंड BHS 110 है, ये बेटा 110 है। आपको x का मान पूछा है, x का मान पूछा है। तो अब आपको हम अगला टॉपिक इसमें जो आपको इस आगे हम पढ़ाएंगे कि समांतर रेखाएं, संगत कोण, एकांतर कोण, ये सब पढ़ाएंगे। आज हम कुछ नहीं बताएंगे, आपको पहले से आता तो समझ जाएंगे, नहीं तो आप आज देखिएगा कितनी आसानी से चीज़ें आती हैं। तो 95 बेटा ये है। अब सोचो आपको ये निकालना है, तो आपका मन क्या करता है, ये और ये 95 है, तो बेटा ये कितना होगा, क्योंकि एक सीधी रेखा होती है उसके एक तरफ का योग 180 होता है, तो ये 95 है, तो ये कितना हुआ बेटा 85 हुआ। बोलो 85 हुआ। अब ये 85 हुआ तो ये भी 85, क्यों 85, क्योंकि ये इसका संगत कोण है। बोलो ठीक, संगत कोण है। और इसमें बेटा ये इधर की ये जो टोटल है ये ऐसे, ये 180 है। अब 180 अगर है तो इसमें ये अगर 110 है तो ये 70 है, तो ये बेटा ये 70 है इतना, और ये इतना 85 है। तो अब सोचो इन तीनों कोणों का योग, इसका और इसका योग 180 है, तो ये 70 और 85 जोड़ लीजिए तो 155 होगा। तो 180 से 25 ही तो बचा, तो इसका मान बेटा कितना आएगा, 25 आएगा। बात आप समझ गए होंगे, 25 डिग्री। बात समझ गए? कितना आसान है, मौखिक दिखता है, कुछ नहीं करना है। अगला सवाल बेटा देखो, ये सवाल देखो, दिए गए चित्र में रेखाएं XYZ परस्पर समांतर है। बेटा ये रेखा और ये रेखा समांतर है, ठीक। दिए गए कोणों में AFB का मान किसके बराबर होगा। AFB देख लो बेटा कहाँ है, AFB, ये कोण आपसे पूछा है। बोलो ठीक, ये कोण आपसे पूछा है। अब जरा देखिए बच्चे कि अगर इसको पूछा है भाई, तो ये अगर 30 है तो ये 30 है। बोलो कैसे 30 है, शीर्षाभिमुख कोण। जिन बच्चों को पता होगा ये 30 तो ये 30 शीर्षाभिमुख कोण। बोलो ठीक, शीर्षाभिमुख कोण। अच्छा, ये 80, बोलो ये, और किससे बेटा, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, सबसे निकल जाएगा, कहीं से भी देख लीजिए। हाँ, तो ये तो बेटा आ गया 30 आपका। अब इसमें जरा देखो, ये 125 है, तो इसको निकाल सकते, बहुत रास्ते होते बेटा। ये 125 चूँकि ये इतना 180 होता है, तो 125 ये है, तो अगर 30 होता तो 50, तो ये 55 है बेटा, ठीक, ये 55 है। और 1 मिनट बेटा, अगर ये 55 है तो आप देखो कि ये 55, ये 80, तो ये कितना हुआ, ये वाला ये 80 है, ये 55 है, तो ये हुआ 45। बोलो कैसे, क्योंकि इन तीनों का योग होगा 180, तो 80 निकल गया, बचा 100, 100 में 1 55, 1 45, ठीक। अब जरा बच्चे सोचो कि ये मान अगर 45 है तो इसका बेटा और इसका योग 180 होता है,
तो ये अगर 45 है तो ये कितना होगा 135 होगा 135। अब ये अगर 135 है तो ये भी 135 होगा क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बोलो। अब एक बात बताओ, ये अगर 30 है, ये 135 है, कितना हो गया 165 हो गया। बचा कितना 180 में 15। तो ये है बेटा इसका आंसर। बात समझ गए बेटा? और भी रास्ते हो सकते हैं, बहुत रास्ते हैं, आप जितने भी रास्ते यूज कर पाओ बेटा, इतने रास्ते हैं। तो ये आपका कितना हो गया 15। ठीक बेटा, हम निश्चित रूप से कह रहे हैं, आपको समझा नहीं रहे हैं। अगर ये संगति का अंतर नहीं आते होंगे तो समझ में नहीं आया होगा। लेकिन आप सुनिए, देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन। ये देखिए कि लैंग्वेज से क्वेश्चन, सही कथन को चुनिए। मैं ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आपके बीच क्यों लाया? क्योंकि आप जब लैंग्वेज को पढ़ें तब भी ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन लैंग्वेज से भी आते हैं। सही कथन बताइए, एक त्रिभुज की दो भुजाएं समान हैं तो वह समबाहु त्रिभुज है। बेटा दो भुजाएं नहीं होती, तीन भुजाएं होती, तो ये बात इनकी गलत है, तो ये तो आपका सही नहीं है। विषमबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 होता नहीं, यह समबाहु त्रिभुज में होता है। इसी त्रिभुज की दो कोणों का योग तीसरे कोण से सदैव अधिक होता है। किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण से सदैव अधिक होता है। ऐसा बेटा कुछ नहीं है। हम आपके सामने एक त्रिभुज बनाते हैं, एक ऐसे और ऐसे बनाया, ये मान लीजिए कितना होगा 135 बना दिए बेटा। तो इन दोनों का योग कितना रहेगा? इन दोनों का योग तो मात्र 45 में दोनों होंगे। तो किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण से सदैव अधिक होता है, ऐसा नहीं। हाँ, भुजाओं के संबंध में ऐसा होता है। तो इस प्रकार से उपरोक्त में कोई नहीं सही है, आपका चौथा सही है। बात समझ गए बच्चे? अगली बात देखो, उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसके परिकेंद्र और अंतःकेंद्र एक ही होते हैं। बेटा परिकेंद्र और अंतःकेंद्र एक ही होते हैं। समबाहु त्रिभुज होता है ऐसा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज होता है, आप जानते हो। तो ये सब चीज़ें अब ऐसे नहीं समझ में आएंगी, जब हम आपको पढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से समझ में आएंगी। मेरा ऐसे क्वेश्चन लाने का तात्पर्य था, लैंग्वेज से भी क्वेश्चन आते हैं। इसमें एक त्रिभुज की तीन भुजाओं की संभावित लंबाई है। अब इसमें जब त्रिभुज पढ़ोगे तो उसमें एक चीज़ पढ़ोगे कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होता है। मतलब दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा जो सबसे बड़ी होगी उससे बात करो तो उससे भी बड़ा होगा। तो इस चीज़ को अगर देख लो तो इसमें इनका योग इससे छोटा है, यानी कि ये संभव नहीं है, ये संभावित लंबाई नहीं, क्योंकि 2 और 3 की लंबाई तो 5 ही रह जाती है। 4 और आपकी 3 की लंबाई 7 है और इसकी बेटा 5 है, तो ये सही है। इसमें 2.5 और 3.5 जोड़ेंगे 6, 2 की 6 बराबर भी नहीं हो सकता योग। और इसमें देखो 2 की 4 4 8 और इसकी 9, तो इसमें तो नहीं हो सकता, तो ये सही है बेटा। ये एक सेंटेंस है। क्या सेंटेंस है? त्रिभुज की दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है, उस पर ये सवाल है। अब एक बात बच्चे और बता दें, कोई भी बच्चा SSC CGL देखकर उससे डरे नहीं। बेटा मैंने बताया फाउंडेशन बैच है, इसमें हम आप में मैथ की समझ डेवलप करेंगे। इससे मत डरिए चीज़ों से, कोई कठिन सवाल नहीं होता, ये सब सवाल सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हाँ, अपने सिलेबस का ध्यान रखिए। अगर आपके सिलेबस में ज्योमेट्री है तो ज़रूर पढ़िए, नहीं है तो उस समय ना पढ़िए जब एग्ज़ाम ना हो। बाकी अगर एग्ज़ाम हो तब ना पढ़िए, बाकी वैसे तो पूरी मैथ सीखनी चाहिए। अब एक लैंग्वेज का क्वेश्चन एक और देखो। एक आयत में क्या होता है? विकर्ण एक दूसरे पर लंबवत होते हैं? नहीं। विकर्ण एक दूसरे पर कब लंबवत होते हैं चतुर्भुज में? मैं आपको आगे सिखाऊंगा और आपको रट जाएगा। विकर्ण विपरीत कोणों के संबंध भाजक होते हैं? ये भी नहीं। विकर्ण एक बराबर नहीं होते? विकर्ण एक बराबर नहीं तो विकर्ण बराबर होते हैं, तो ये भी इनकी बात सत्य नहीं है। तो है क्या सत्य? क्रमागत कोण अनुपूरक और साथ ही समान होते हैं। बिल्कुल, अनुपूरक का मतलब है सप्लीमेंट्री का मतलब बेटा क्रमागत कोण से क्या तात्पर्य है? क्रमागत कोण से तात्पर्य है जैसे ये कोण फिर ये कोण, ए इसको मान लो तो इसको बी, इसको सी, इसको डी। तो कहा क्रमागत कोण अनुपूरक का मतलब दो का योग 180, तो 180 होता है क्योंकि 90-90 होते हैं, और समान होते हैं तो 90-90 होते हैं, समान भी है, तो यही बेटा सही है। बात समझ गए बेटा? मैं बार बार कह रहा हूँ, आज मैं समझा नहीं रहा हूँ, आपको मैं दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन कितनी आसानी से होते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, पार्श्वांकित चित्र में DE
त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC पर इस प्रकार स्थित हैं कि DE इज पैरेलल टू BC, ये बेटा इसके पैरेलल है, ठीक। और एंगल B बराबर 30 एंड एंगल A बराबर 40, तो XYZ के मान कितना आसान है आप सोचिए। अगर ये इसके समांतर है तो जितना 30 है तो ये भी 30 है, क्योंकि ये संगत कोण है। और ये अगर 30 है, ये 40 है, तो 70 तो निपट गया बेटा, ये है 110। 110 है तो ये भी कितना है, ये भी 110 है। बोलो क्यों? क्योंकि 30 40 70 हो गया, 70 हो गया तो 110 बचा, 110 तो ये भी 110, क्योंकि ये इसका संगत कोण है। बोलो ठीक, बिल्कुल आसान है बच्चे। तो इस प्रकार से ये सब क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लीजिए। वैसे मैं इसको छोड़ना चाहता था, चलिए देख लीजिए। ये 40 है बेटा और ये x, तो आप आगे पढ़ोगे किसी त्रिभुज में बाह्य कोण दो अंतःकोणों के बराबर होता, तो इसका जोड़ होगा ये कोण, तो इसका हम क्या मान रखते बेटा, x + 40 रखते। अब ये अगर बेटा x + 40 है, बात समझिए, एक कोण है x + 40 और एक कोण है ये वाला बेटा y, और आपका एक है कितना, आपका 40, इनका सबका योग होगा 180। तो x + y इधर ही रखिए और ये 180 में से 40 - 40 कर दीजिए तो बचेगा 100, तो x + y बराबर बचेगा 100। उत्तर सही हो गया। कितना आसान, मौखिक बेटा। एक भी क्वेश्चन, जो भी मैंने क्वेश्चन बताया है, सब मौखिक लगने वाले क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात समझ गए। निम्नलिखित आकृतियों में किसके विकर्ण परस्पर लंब होते हैं? अब जब हम आपको चतुर्भुज पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि विकर्ण लंब कब होते हैं, किसमें लंब होंगे, किसमें समद्वि भाजित करेंगे, किसमें अलग मतलब समान नहीं होंगे। तो इसमें बेटा इसका उत्तर है समचतुर्भुज में, और आपको जिंदगी में भूलेगा नहीं कि किसमें होता है विकर्ण परस्पर लंबवत। चलिए, अब मैं अभी आपसे बात कर रहा था, जब ज्योमेट्री आप पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं ट्रायंगल तक ही सीमित है, वृत्त तक ही सीमित नहीं, चतुर्भुज तक सीमित नहीं। अब ये क्वेश्चन है, इसमें बेटा ट्रायंगल का भी है, इसमें वृत्त का भी है, चतुर्भुज का है, सब कुछ है। इसमें आपसे पूछा है बीपीडी, ये वाला एंगल पूछा। बोलो, तो ये 160, तो ये बेटा ये 80, क्योंकि ये इसका होगा आधा, और ये 80 तो ये कितना 100। बहुत बच्चे समझ गए होंगे 100 कैसे, आप समझ गए, क्योंकि इसका आधा होता है परिधि पर बना कोण, तो ये 80, और ये चक्री चतुर्भुज का कोण है, तो इनका योग होता है, आपका इनका और इनका योग होता है 180, तो ये 80 तो ये 100। बात समझ गए। अब और इम्पॉर्टेंट देखिए, मेंसुरेशन के आयतन में जाइए, आयतन जो आपका रहेगा आगे, या आप शंकु बेलन वाले में चले जाइए, तो वहाँ देखिए क्वेश्चन कितनी आसानी से लगते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, और उनकी ऊंचाइयों में अनुपात 3:2 है, उनके आयतनों में अनुपात। तो बेलन का आयतन अगर आपको बेटा समझ हो, एक एक दिन में चीज़ें समझाएंगे, तो आपको अगर बेलन के आयतन की बात करें तो होता है आपका πr²h। सूत्र याद हो, अच्छी बात है, लेकिन हम सूत्र को समझेंगे। मतलब बेलन का आयतन, ये तो बेटा स्थिर है, ये तो भाई स्थिर है, दो चीज़ों पर निर्भर करता है, आर पर और यच पर। आर पर 2 बार निर्भर करता है, यच पर 1 बार। तो इस प्रकार से दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो इसकी 2 है, तो दूसरे बेलन की त्रिज्या 3 है, तो ये त्रिज्याएं 2 बार प्रभावित करेंगे, तो 2 × 2 × 3। और उसकी ऊंचाई 1 ही बार प्रभावित करेगी, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी 3 है, इसकी 2 है। तो इस प्रकार से जब आप देखेंगे तो ये होगा उनके आयतनों का अनुपात। जब मेरे साथ समझेंगे तो बेटा समझ जाएंगे चीज़ों को। तो होगा, इसको काटेंगे, इसको 2:3 आएगा। कितना आएगा बेटा, 2:3। बात समझ गए। दो गोलों के व्यासों का अनुपात इतना है, उनके पृष्ठों का क्षेत्रफल। बेटा गोले का 4πr² तो होता है गोले का पृष्ठ, r उसमें रेडियस है, और हम आगे आपको समझाएंगे रेडियस और आपका व्यास, ये सब चीज़ें एक जैसे ही चलेंगी। तो अगर देखते हैं व्यासों का अनुपात 3:2 है, तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात भी 3:2 होगा। लेकिन आपको अनुभव होगा कि व्यास 3:2 है तो त्रिज्या भी 3:2 है,
और त्रिज्या इसके पृष्ठ को प्रभावित करती है 2 बार, तो 3/5 इंटू 3/5 मतलब होगा 9/25। ये सही, इतना आसान है चीज। अगला, 2 गोलों की सतहों का क्षेत्रफल इतना है, उनके आयतनों का अनुपात। अब ये क्या कह रहा है, 9/16 ये इनके सतहों का, तो इससे रेडियस समझ में आती है कि रेडियस का अनुपात होगा 3:4, और रेडियस का अगर 3/4 होगा तो गोले के आयतन में रेडियस 3 बार होती है, तो 3 तिया 9 तिया 27, 4 चक्कू 16 चक्कू 64, सही होगा ये। तो इस स्तर की मैथ आप सीखेंगे मुझसे, और हर चीज़ को आपको अनुभव करना होगा। समझ में आ गया? अभी मैंने नहीं समझाया है, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कितनी आसानी से चीज़ें लगती हैं। समान आयतन के 2 वर्तुल बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात कितना है, उनकी त्रिज्या का अनुपात बताइए। तो समान आयतन के 2 वर्तुल बेलनों की ऊंचाई, अब ऊंचाई बेटा 1 और 2 है, लेकिन आप जानते हो बेलन के आयतन को ऊंचाई 1 बार प्रभावित करती और त्रिज्या 2 बार, लेकिन दोनों के आयतन क्या हैं, V1 और 2 बेलन हैं, तो V1 और V2 बराबर है। समान आयतन के 2 वर्तुल मतलब जिसका बेटा बेलना का वो वृत्तीय हो, वही वर्तुल। तो समान आयतन है दोनों का। अब बेटा आयतन अगर समान है तो किसी की अगर ऊंचाई ज़्यादा है तो भैया किसी की त्रिज्या ज़्यादा होगी। तो आप समझिए कि अगर 2 बेलन हैं, उनकी ऊंचाई में 1:2 का अनुपात है, तो मतलब ये है कि त्रिज्याओं के द्वारा भी जो प्रभाव पड़ेगा वो 2:1 पड़ेगा, लेकिन त्रिज्या 2 बार शामिल होकर 2:1 का प्रभाव डाल पाएगी, अर्थात त्रिज्याओं का अनुपात √2/1 होगा, और ये आपका ऑप्शन सही होगा, सी। कितना आसान, आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं समान आयतन के 2 वर्तुल बेलन, V1 और V2 बराबर है। अब अगर बेटा इसका आयतन, मान लीजिए इसमें बेलनों की ऊंचाई, इसमें इसकी बेलन की ऊंचाई 1 है, इसमें बेलन की ऊंचाई 2 है, तो आपको ये तो समझ में आएगा कि अगर इसमें ऊंचाई ज़्यादा है तो स्वाभाविक रूप से इसमें त्रिज्या ज़्यादा होगी। त्रिज्या ज़्यादा होगी तो त्रिज्या देखिए इसकी ज़्यादा है, आप बिल्कुल समझ जाएंगे। तो बेटा ऊंचाई के कारण 1:2 जा रहा है, लेकिन इसको तो समान करना है, तो 2:1 त्रिज्या असर डाले ऐसा उल्टा, लेकिन त्रिज्या चूंकि 2 बार शामिल होती इसलिए √2 और 1 ये अनुपात रहेगा। जो बच्चे प्रारंभिक स्थिति में इसको कभी नहीं पढ़े होंगे उनको ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आप बेटा इन चीज़ों को अनुभव कर सकोगे बड़ी आसानी से अगर मेरे साथ प्रतिदिन निश्चित रूप से रेगुलर, आप समझ लीजिए ऑफलाइन में जितना उससे पढ़ते हो उससे भी ज़्यादा अगर आप मोटिवेट होके पढ़ेंगे, आपको कुछ करना है इसलिए पढ़ेंगे, आपको सीखना है इसलिए पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से मेरे साथ सीख सकेंगे। आज तो मैंने सिर्फ जल्दी जल्दी आपको सब क्वेश्चंस बताए हैं कि देखो हाँ कितनी आसानी से चीज़ें लगती हैं। हर एक क्वेश्चन मौखिक इसमें लग सकता था और सब आए हुए क्वेश्चन थे SSC वगैरह में। तो निश्चित रूप से आप मेरे साथ इन चीज़ों को सीखेंगे। तो अगली क्लास में, आज तो ये इंट्रोडक्शन क्लास थी, अगली क्लास में हम रेखा और कोण से स्टार्ट करेंगे। रेखा और कोण के बाद हम ट्रायंगल त्रिभुज की तरफ चलेंगे, फिर चतुर्भुज की तरफ चलेंगे, फिर बहुभुज से संबंधित और बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं उनकी तरफ चलेंगे, फिर हम वृत्त की तरफ चलेंगे, फिर मेंसुरेशन में 2D में जाएंगे, फिर 3D में जाएंगे, रास्ते वाले क्वेश्चन या अन्य सभी प्रकार के क्वेश्चन आपसे करवाएंगे। और ये फाउंडेशन बैच है, तो फाउंडेशन बैच सभी बच्चों के लिए समान रूप से इम्पॉर्टेंट है। सभी बच्चे इसमें जुड़ें और तैयारी करें। हाँ, जब मौका मिलेगा, आप लोग अगर इंटरेस्ट लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो प्रैक्टिस बैच आपको मिलेंगे, और प्रैक्टिस बैच में हम आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस करवाएंगे और आप निश्चित रूप से उससे सीखेंगे। और आपसे मैं वादा करता हूँ कि आपको मैथ उतनी ही आसान लगने लगेगी जितनी आप अपने फ्रेंड की बातें समझ लेते हो, अनुभव कर लेते हो, वैसे ही मैथ को अनुभव करोगे। लेकिन आपको भी वादा करना होगा कि आप रेगुलर एक निश्चित समय पर, वैसे मैं तो निश्चित रूप से कहता हूँ 8 बजे आपको मैं वीडियो देने की कोशिश करूँगा, तो 8, 10,
8:15 पर आप ज़रूर अपने स्टडी रूम में आ जाइए। कम से कम इसी बहाने आप अपनी उस दिन की पढ़ाई शुरू कर देंगे और रात में 12-1 बजे तक पढ़ेंगे। तो जितने जल्दी अपने स्टडी रूम में आ जाएं और निश्चित रूप से पढ़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को आगे आपको ही बढ़ाना है, क्योंकि ये काम आपका है। क्योंकि मुझे सिर्फ जब आपकी संख्या दिखेगी तो मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत कहीं व्यर्थ नहीं जा रही है, मेरी मेहनत का सदुपयोग हो रहा है, और आपके लिए मैं कितनी भी मेहनत कर सकता हूँ। तो आप पर है सब कुछ, सीखना भी आपको है और उसका माहौल भी आपको बनाना है। मेरा काम है सिखाना। तो ठीक है बच्चों, आज इतना ही। शुरुआत हम विधिवत कल से करेंगे सीखने की। तो जय हिंद, जय भारत।